नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज उसके आगे वाले पोर्शन के बारे में कवर करेंगे। तो आज का हमारा पोर्शन है आधुनिक भारत का इतिहास। तो हमने इससे प्रीवियस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, अगर आपने उनको अभी नहीं देखा है तो आप इस चैनल में जाना, वहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप बहुत ही ईजिली उनको देखकर समझ सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको आज हम बहुत ईजिली आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा, आप शुरू से अंत तक देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन किस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप ये जान लेते हैं कि क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास जो है वो हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसके एग्जाम में भी जीके बनता होगा उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको शुरुआत से अंत तक रहेंगे तो पूरी क्लियरिटी आ जाएगी किस लेवल के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है जो यूरोपीय कंपनी थी उनकी प्रथम फैक्ट्री और उनका मुख्यालय कहाँ पर है। इनसे हर एक एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप फोकस से समझ लेना, तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि जो समुद्री मार्ग से भारत में सबसे पहले यूरोप से कौन कंपनी आई थी, यानी कि कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जिन्होंने भारत से सबसे पहले व्यापार स्थापित किया था करना, तो वो पुर्तगाली थे। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री भी स्थापित की थी, वो क्या है और उसका मुख्यालय क्या है। उसी प्रकार सेकंड नंबर पे आते हैं डच। पहले जो यूरोपीय कंपनी आती है पहली, वो है आपकी पुर्तगाल, यानी कि जो पुर्तगाली थे वही पहले भारत आते हैं और उन्होंने अपनी फैक्ट्री भी स्थापित की। उसी प्रकार दूसरे आते हैं डच होते हैं, डचों ने भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, पहली कहाँ है और उनका मुख्यालय क्या है। और तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश। उन्होंने अपनी यानी कि जो फैक्ट्री उनकी थी वो कहाँ पर उन्होंने स्थापित किया था और उनका मुख्यालय कहाँ था, ये पॉइंट क्या था, उनके बारे में भी आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं आपके डेनिस, उनकी भी पहली फैक्ट्री कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, इनके बारे में समझना होगा। और 5 नंबर पे आते हैं आपके, यानी कि 5वें नंबर पे आते हैं जो यूरोप से कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए, वो थे फ्रांसीसी, यानी कि फ्रेंच जो थे, उनका मुख्यालय क्या है। तो इन पांचों के बारे में हम एक सीक्वेंस में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इनकी फैक्ट्री प्रथम कहाँ पर स्थापित हुई और इनका मुख्यालय। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना पोर्शन समझ गए होंगे कि जो यूरोपीय कंपनी में थी, जो 5 कैटेगरी की श्रेणी है, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए यूरोप से जो कंपनी आती है वो पुर्तगाल होते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद आपके डेनिस आते हैं और 5वें नंबर पे आते हैं फ्रेंच। तो इन्होंने जब आए भारत में व्यापार करने के लिए तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया, उन पर क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, चाहे वो एसएससी का हो या किसी अदर एग्जाम का, और उनका मुख्यालय कहाँ पर है। तो बढ़ते हैं क्या है किस तरीके से है। तो पहली जो फैक्ट्री है पुर्तगालियों की वो कहाँ पर स्थापित होती है, तो वो कोचीन में स्थापित करते हैं। पुर्तगाली जो पहली फैक्ट्री है उसको कोचीन में स्थापित करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद डचों की जो पहली फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है, तो ये भी आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री एग्जाम में आ जाएगी, तो सूरत में स्थापित किया था। उसके बाद चौथे नंबर पे जो हमारे डेनिस थे, तो डेनिस कहाँ के थे, या जो डच कहाँ के थे, तो डच हमारे नीदरलैंड के होते हैं। तो डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में और पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कोचीन में थी। उसी प्रकार जो डेनिस थे इनकी पहली फैक्ट्री ट्रांकेबार में थी। तो ये ट्रांकेबार कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और डचों की पहली फैक्ट्री आपको क्लियर होगा, मसूलीपट्टनम में है। उसके बाद लास्ट में जो यूरोप से व्यापार करने के लिए भारत में आता है वो होता है फ्रेंच, और फ्रेंच भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करता है। तो इस तरीके से आपको सभी के पहली फैक्ट्री के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हो गया। लेकिन अब जो यूरोपीय कंपनियां थीं इनकी प्रथम फैक्ट्री तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इनका मुख्यालय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इनकी प्रथम फैक्ट्री इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना पोर्शन बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। शुरुआत से अंत तक अगर आप देख लेंगे तो आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो उसके बाद बात करते हैं इनके मुख्यालय कहाँ पर है, किस तरीके से है उनके बारे में।
तो उम्मीद करता हूँ आप इतना पोर्शन बहुत ईजिली समझ गए होंगे, बहुत ही टफ नहीं है। सिंपली आपको ये याद रखना होगा कि जो पुर्तगाली थे उनकी पहली फैक्ट्री कोचीन में थी और उनका मुख्यालय कहाँ पर था, गोवा में। ये आपको समझना होगा। उसी प्रकार डच की जो यानी कि जो डच थे उन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में अपनी स्थापित किया था और उनका जो मुख्यालय था वो पुलिकट, यानी कि पुलिकट कहाँ पर है, तो पुलिकट आपका मद्रास में है। ये आपको समझना होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद अंग्रेज जो थे उन्होंने, यानी कि जो ब्रिटिश थे, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में स्वाली युद्ध के बाद स्थापित किया था। हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका मुख्यालय कहाँ पर होता है, तो वो कलकत्ता में उसको, यानी कि इनका मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और डेनिस की जो पहली फैक्ट्री है वो ट्रांकेबार, यानी कि जो तमिलनाडु में है, और इनका जो मुख्यालय था वो श्रीरामपुर में इनका मुख्यालय था। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। उसी प्रकार जो फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी थे उनकी पहली फैक्ट्री सूरत में और इनकी जो मुख्यालय था वो पौंडीचेरी में था। ये आपको लर्न होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सभी मुख्यालय और उनकी प्रथम फैक्ट्री हैं। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो भारत से व्यापार करने के लिए यूरोप से कंपनियां आई थी उनकी प्रथम फैक्ट्री और उनके मुख्यालय के बारे में अब आपको फुल क्लियरिटी हो गई होगी, किस तरीके से हम उनको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक सभी पोर्शन बहुत ईजिली समझ गए होंगे। बहुत ही उसके बाद अगले पॉइंट में आप ये समझ सकते हैं कि जो मद्रास है आपका, मद्रास एक प्रांत है जहाँ पर फ्रांसिस डे है। उसी प्रकार अगला आता है पॉइंट जो आपका बॉम्बे है। बॉम्बे में कौन है, तो बॉम्बे में आपके गेराल्ड ओंगियर हैं। ये आपको लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद कलकत्ता में कौन है, तो कलकत्ता में आपके जॉब चार्नॉक हैं। इस तरीके से ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो हमने अभी इससे प्रीवियस देखा कि जो आपकी यूरोपीय कंपनी थी उनकी प्रथम फैक्ट्री और मुख्यालय आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये भी आप समझ गए होंगे कि जो मद्रास में, यानी कि मद्रास में कौन है, तो मद्रास में आपके फ्रांसिस डे हैं। और उसके बाद बॉम्बे यानी कि जो आपका बॉम्बे है उसमें गेराल्ड ओंगियर है। उसी प्रकार जो कलकत्ता है वहाँ पर जॉब चार्नॉक है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे ये पॉइंट। उसी प्रकार अब अगला पॉइंट आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि जो कलकत्ता है उसमें आपके कौन है, तो उसमें जॉब चार्नॉक है। उसी प्रकार अगला पॉइंट आता है कि ब्रिटिश को मुंबई निम्नलिखित में से किससे मिला, यानी कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने मुंबई को, यानी कि मुंबई उनको किसने दिया, तो पुर्तगालियों ने दिया। ये किस तरीके की स्टोरी है आपको ये समझना होगा कि जो ब्रिटिश हैं उनको मुंबई निम्नलिखित में किससे मिला। तो ब्रिटिश जो एक राजा था और पुर्तगाली एक रानी थी। तो उन्होंने जब उनका विवाह होता है तो पुर्तगाली उन्हें क्या देते हैं, गिफ्ट में उनको मुंबई देते हैं। तो इस तरीके से एक ब्रिटिश रानी और एक ब्रिटिश, यानी कि एक पुर्तगाली रानी और एक ब्रिटिश राजा की जब शादी होती है तब उन्हें गिफ्ट में मुंबई मिलती है। तो इस तरीके से मुंबई पुर्तगालियों को किस तरीके से मिलता है, यानी कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश को मुंबई पुर्तगालियों के द्वारा मिलता है। ये आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने ये पॉइंट समझ लिए होंगे कि मद्रास में कौन है, तो फ्रांसिस डे है। और बॉम्बे में आपके गेराल्ड ओंगियर है और कलकत्ता में जॉब चार्नॉक है। और उसके बाद ब्रिटिश को मुंबई निम्नलिखित में किससे मिला, तो पुर्तगाली से मिला था। तो ये आप समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि किस मुगल बादशाह ने 1717 में ब्रिटिश कंपनी को बंगाल से व्यापार करने का कर मुक्त की अनुमति देता है। तो वो जो था वो है फर्रुखसियार। ये स्टोरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना होगा कि जो मुगल बादशाह था 1717 में जो ब्रिटिश कंपनी को बंगाल से कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति देता है। किस लिए, क्योंकि जो फर्रुखसियार था उसके जो पाँव में हुआ था एक बार फोड़ा, तो उसे एक ब्रिटिश डॉक्टर ने उसको सही कर दिया था, उसका उपचार कर दिया था। क्योंकि जो भारतीय डॉक्टर थे उन्होंने फर्रुखसियार को बोल दिया था कि अब आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वो बहुत ही उदास था। तब एक बार ब्रिटिश फर्रुखसियार से कुछ मांगने आए थे। तो फर्रुखसियार ने कहा अब मैं मरने वाला हूँ, अब मुझसे क्या ही लोगे। तो उसी के कारण एक ब्रिटिश डॉक्टर था जिसका नाम था, उसके बारे में आगे आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसने
उसके बाद अगले पॉइंट में आप समझ सकते हैं कि जो फारूक सियार थे इनका उपचार कौन सा डॉक्टर किया था ब्रिटिश, तो उसका नाम था क्या, उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो जॉर्ज हैमिल्टन थे वो एक ब्रिटिश डॉक्टर था जिसने फारूक सियार का उपचार किया था, जिससे फारूक सियार प्रसन्न होकर ब्रिटिश को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति देता है। उसके बाद इस तरीके से ये इसके बारे में हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में आप समझ सकते हैं जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी की स्थापना कब हुआ था, यानी कि किसने किया था, तो लुई 14वें के अनुसार जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने किया था और कब किया था, तो लुई 14वें ने, यानी कि जो लुई 14वां एक शासक था जिसने 1664 में फ्रांस के सम्राट का, यानी कि जो फ्रांस के सम्राट थे। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। जो जॉर्ज हैमिल्टन था वो एक ब्रिटिश डॉक्टर था जिन्होंने फारूक सियार के, यानी कि जो फारूक सियार थे उनका उपचार किया था, जिससे बंगाल में उन्हें कर मुक्त व्यापार का अनुमति कौन दिया था, तो फारूक सियार जो कि एक मुगल बादशाह था। उसके बाद अगला पॉइंट था कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था, तो 1600। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध आपका ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच 1760 ईस्वी में, यानी कि 1760 में ब्रिटिश के साथ युद्ध किए थे। लेकिन इसमें भी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच होता है, लेकिन इसमें भी आपके कौन जीतते हैं, इसमें भी जो 1760 में युद्ध होता है इसमें भी कौन जीतता है, इसमें भी ब्रिटिश की जीत होती है और फ्रेंच की हार होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। तो ये आप सभी पॉइंट समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो मद्रास में कौन है, तो मद्रास में आपका फ्रांसिस डे है और बॉम्बे में गेराल्ड ऑन्गियर है और कलकत्ता में जॉब चार्नक है। उसी प्रकार ब्रिटिश को मुंबई किससे मिला था, तो ब्रिटिश को मुंबई, यानी कि ब्रिटिश एक राजा था और पुर्तगाली एक रानी थी। जब पुर्तगालियों ने ब्रिटिश से शादी करते हैं तो उनको गिफ्ट के तौर पर पुर्तगाली मुंबई को देते हैं, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद किस मुगल बादशाह ने 1717 में ब्रिटिश कंपनी को बंगाल से व्यापार करने के लिए कर मुक्त की अनुमति देता है, तो वो जो था वो आपका फारूक सियार एक शासक था मुगल, जिसने जब उसके पाँव में फोड़ा हुआ था तो एक ब्रिटिश डॉक्टर जॉर्ज हैमिल्टन ने उसका उपचार किया था, जिससे वो प्रसन्न होकर उन्हें बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति देता है। उसके बाद अगले पॉइंट में आता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के अनुसार होता है 1664 में, जो कि फ्रांस का सम्राट था। उसके बाद वांडीवास का जो युद्ध होता है वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच होता है 1760 में, जिसमें ब्रिटिश की क्या होती है, जीत होती है। तो ये पॉइंट अभी तक के जितने थे आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। बढ़ते हैं इसके आगे पॉइंट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक सभी पॉइंट बहुत इजीली समझ गए होंगे। उसके बाद आता है कि ब्रिटिश कमांडर जो था वो था आयरकूट और फ्रेंच कमांडर जो था वो है काउंट डी लाली, यानी कि उसके बाद ब्रिटिश कमांडर जो था वो आयरकूट था और फ्रेंच कमांडर जो था वो है काउंट डी लाली। उसके बाद प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ये आपको लर्न होना चाहिए, यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 को 23 जून को हुआ था। उसके बाद जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के पास हुआ था, तो प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे पर हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। जो हमने आधुनिक भारत का इतिहास के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आगे के पोर्शन को नेक्स्ट लेक्चर में आपको, तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस किया है। तो आगे के पोर्शन को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में इसके आगे कनेक्ट करेंगे। तो आप इन सभी का बहुत अच्छे से रिवीजन करना। मिलेंगे आने वाले वीडियो में जहाँ पर इसके आगे के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्लास जो है वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। जिस एग्जाम में भी हिस्ट्री बनता होगा उनके लिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में और आने वाले क्वेश्चन के साथ।